जीए के साथ क्या दिक्कत होती है कि बच्चों को ना याद नहीं होती है चीजें, बहुत मतलब सबकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, सबको लर्निंग जो वर्क होता है वो पसंद नहीं होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? एक्चुअली मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने बताया कि उसमें मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था ऑनेस्टली। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? मैंने ओके, कितना स्कोर है आपका? ओके, तो अभी बात करते हैं कि ऑफिस टाइमिंग्स कैसी रहती हैं आपकी। सो नाउ आई लाइक टू आस्क यू, आपको क्या बेनिफिट्स और अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं? The world will notice when it's time. Hello everyone, welcome back to Guidely. I am Vanchika and this is episode 3 of The Toppers Talk. आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन से वो क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो कि आपको बैंकिंग जर्नी में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, और एक आरआरबी पीओ की लाइफ कैसी होती है। अब इन सारी चीजों के बारे में मैं अकेली बात नहीं करूंगी, हमने इनवाइट किया अपने स्पेशल गेस्ट को। So let me invite Mr. Gopal, who is currently working as an RRB PO in Rajasthan Gramin Bank. Hello, how are you, Gopal? हाँ, I'm good, मैम. Okay, so can you introduce yourself to the viewers? Of course, my name is Gopal Soni, and I have cracked IBPS RRBPO exam this year, and I joined in February 2025 as assistant manager in Rajasthan Gramin Bank, which is an SBI sponsored RRB. Okay, that's great. So you are an RIBPO now. Can you tell us how did your journey begin? Well, I was teaching at a private school during my post graduation, which I have done in physics. And after, during that time only, I thought about clearing the bank exams. And one of my friend who cracked SBI PO at that time, and he inspired me a lot कि मुझे भी करना चाहिए. So at that time, I started preparing for RRB PU. But at that time, I didn't quit my job. So मैं साथ में बस सिलेबस मैंने थोड़ा थोड़ा साथ में कवर किया. और फर्स्ट टाइम मैंने जब एग्जाम के लिए मैं अपेयर हुआ तो मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं था. बट फिर मैंने अपनी जॉब क्विट की और अपना 100% फोकस प्रिपरेशन को दिया. एंड उसी टाइम मेरा सिलेक्शन भी हो गया, तो अच्छी जर्नी रही मेरी. ओके, तो आपने जब जॉब क्विट करी थी तो उस टाइम पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है, थोड़ा सा डर था मन में कि अरे अगर नहीं हुआ तो क्या करूंगा, क्योंकि जॉब क्विट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑब्वियसली मैम, जब भी हम किसी एक नेचुरल टेंडेंसी को छोड़ के कुछ भी स्विच करते हैं तो वो आसान नहीं होता. चेंजेस आर ऑलवेज डिफिकल्ट. हम्म। बट मैंने ये सोचा कि अगर जो चेंज के लिए मैं जा रहा हूँ, अगर मैं उसमें सक्सीड होता हूँ तो ये एक बहुत अच्छा चेंज होगा मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी. और सिंस ये जो जॉब होती है वो बहुत ज्यादा, मतलब फाइनेंशियली तो साउंड होती है, बट हमारी एक अच्छी रेपुटेशन भी बिल्ड करती है हमारी सोसाइटी में. तो वो मैं चाहता था कि मैं मतलब हर तरीके से उसे गेन कर पाऊँ. तो इसीलिए मैंने क्विट करने के बारे में सोचा. और जब मैंने बहुत सारे वीडियोस भी ऑनलाइन देखे और मेरे को पता चला कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा ही होगा, वो बुरा नहीं होगा, तो मैंने फिर अपने आप पे भरोसा करके फिर छोड़ दी जॉब. ओके, तो आपने प्रीलिम्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया था? कितने दिन पढ़ते थे आप पर डे जब आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे थे? जब मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा था तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था. लगभग 4 घंटे मैक्सिमम टाइम रहता था, जिसमें मैं कोशिश करता था कि मैं अपना बस सिलेबस कवर करूं. और वो भी स्पेसिफिकली स्पीकिंग, मैंने क्वांट्स और रीजनिंग का ही सिलेबस उस टाइम कवर किया था. उस टाइम बाद में मैंने उस टाइम ज्यादा और सब्जेक्ट्स पे मैं फोकस नहीं कर पाया था. ओके, तो आप मेंस में जैसे ही बच्चा एंटर करता है तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि लेवल का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे प्रीलिम्स का देखेंगे तो बेसिक लेवल है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी बच्चा सीख सकता है। लेकिन मेंस में एकदम से गेम चेंज हो जाता है क्योंकि स्पीड बहुत कम हो जाता है, और साथ ही साथ में जो लेवल्स होता है क्वेश्चंस का वो भी बढ़ जाता है। स्पेशली अगर आप रीजनिंग की बात करें तो वहां पे पजल्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके साथ आपने कोप कैसे किया?
आई थिंक मैम ये हमें स्टार्टिंग से ही मतलब साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज हमें एक श्योरिटी ये भी होनी चाहिए कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने से हमें जॉब नहीं मिलने वाली। हम्म। हमें मेंस भी साथ में क्लियर करना है। तो जो एग्जाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ एक महीने पढ़ेंगे, मतलब जब हमारा प्री में रिजल्ट आ गया, हम पास हुए और फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आजकल वैसा ट्रेंड भी नहीं है। बहुत कम हम्म। टाइम प्री और मेंस के बीच में मिलता है, तो हम ऐसा कोई डायनेमिक चेंज नहीं ला सकते उस टाइम में कि हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ऑफ कोर्स हम अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, बट वो भी तब जब हम प्रिपेयर्ड होंगे तब अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि सभी लोगों को साथ साथ में ही पैरेलल मेंस को लेके चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, प्री में हमने अच्छा स्कोर करना शुरू कर दिया है लेकिन मेंस से हम घबरा रहे हैं और डर के मारे ना उसके लिए हम मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं ना उस लेवल के हम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एट द एंड हमें फेल्योर का सामना करना ही पड़ेगा। सही चीज है। और वैसे भी मेन एम हमारा सिलेक्शन है, और सिलेक्शन अगर सब कुछ बेस्ड ही मेंस पर है तो सिर्फ फिल्म्स का करके कोई पॉइंट नहीं बनता। राइट। फर्स्ट मैम। तो अभी बात करते हैं जीए के बारे में। अब जीए के साथ क्या दिक्कत होती है कि बच्चों को ना याद नहीं होती है चीजें बहुत, मतलब सबकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, सबको लर्निंग जो वर्क होता है वो पसंद नहीं होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए स्पेसिफिकली? जैसे कि लोग ये भी बोलते हैं कि सुबह के टाइम पढ़ो या फिर रात को सोने से पहले पढ़ो। तो आप क्या करते थे फॉलो जीए के लिए? मैम आई थिंक टाइमिंग से ज्यादा हमारा जो पढ़ने का तरीका है, जो हमारी अप्रोच है, दैट मैटर्स अ लॉट इन दिस थिंग। मैंने जैसे तैयारी की है, मैंने सुबह अपनी स्टार्ट करता था जीए के लिए पढ़ाई। और जब मैं क्लास लेता था तो साथ में मैं रफली नोट करता रहता था पेजेस पे, जो मतलब शॉर्टली जो भी चीजें साथ में चल रही है, ताकि कि इट वुड कीप मी अलाइव ड्यूरिंग द क्लास, बिकॉज जीए बहुत ज्यादा ऐसे हैपनिंग सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होके पढ़ सके। तो अगर हम लोग कुछ मतलब अपने आप को एक्टिव नहीं दिखाएंगे तो आई थिंक हम बर्नआउट हो जाएंगे पूरे सेशन में। मतलब लास्ट में ऐसा होगा कि हमारी आंखें खुली होगी, हम स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, बट हमारा माइंड उस चीज को रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा कि हमने क्या पढ़ा, हमें खुद को नहीं पता होगा। तो उस चीज में थोड़ा सा हमें तैयारी भी मतलब अच्छे से होती है, हमें लर्न भी करने का मिलता है। और फिर शाम को एक बार अगर आपके पास 15-20 मिनट का टाइम है तो आप जो आपने रफली नोट किया उसको वापस गो थ्रू करो, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ सुबह मैंने क्या पढ़ा है। तो वो आपको एक बार रिवीजन भी प्रोवाइड करेगा, सो इट वुड बी अ गुड आइडिया आई थिंक। या दैट्स राइट। और ये जो आपने जोन आउट वाली चीज बोली वो बहुत सही थी। ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि वो लोग पढ़ रहे हैं लेकिन देख तो रहे हैं, लेकिन जा क्या रहा है वो कहीं और ही है, ये चीज। ऑब्वियसली मैम ये होता ही है, सबके साथ होता है। हाँ, ये बहुत ही नेचुरल चीज है, सबके साथ होती है। तो उसके बाद आपने कब से जीए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? जैसे कि एग्जाम हमारे जुलाई के बाद से स्टार्ट होते हैं, आप कब से कर रहे थे जीए? जीए बेसिकली मैंने साथ में ही पढ़ना शुरू किया था। मैं ये जो दो चीजें मैंने बताई, एक तो मॉर्निंग क्लास लेना और शाम हम्म। को उसको थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेना 20-25 मिनट में, ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही साथ में ही प्रिपेयर रखा था, क्योंकि प्री का सिलेबस तो मैंने पहले कवर कर लिया था मेरे पास अटेम्प्ट के टाइम पे। तो मेरे को उसके बेसिक्स पे वापस जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने बेसिक्स अच्छे से कर रखे थे। तो प्री की तैयारी मेरी ज्यादातर जो मतलब टेस्ट सीरीज थी उस पे, और जो गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स था उसमें टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाती थी। तो मेरे पास टाइम था कि मैं साथ साथ में जीए पढ़ सकूं। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मतलब एक्सपीरियंस के साथ पता लगी है कि हम्म। लोग सोचते हैं कि यार क्वांट्स बैंकिंग में पूछते हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें मैथमेटिक्स आनी चाहिए बिकॉज हम बैंकर बन रहे हैं। हम्म। रीजनिंग पूछते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके कि हमारा माइंड एक्टिव रहना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि जीए का क्या रोल है, तो मैं बताना चाहता हूँ जीए में हम लोग कोशिश करते हैं कि खुद को अपडेटेड रखें। और सेम चीज बैंकिंग में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। हर चीज के हम्म। लिए रोज नए सर्कुलर्स आएंगे, आपको खुद को अपडेटेड रखना है ताकि कि आपका कंप्लाइंस पार्ट हमेशा बेटर रहे। तो इसलिए हमें जीए एक अच्छी हमारे अंदर हैबिट डेवलप करता है कि हम सुबह जब भी बैंक में जाते हैं 10-15 मिनट हम पहले लॉग इन करते हैं, तो हम अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए सर्कुलर्स पढ़े, करंटली क्या चल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्या चल रहा है और भी जगह क्या चल रहा है, उसके बारे में हमें अपडेटेड रहना जरूरी है। ओके, तो आपकी वो हैबिट अभी तक कायम है कि आप अभी भी जीए पढ़ते हैं, मतलब करंट अफेयर्स या फिर क्या हाँ इकोनॉमी में चल रहा है? जी जी मैम, ये तो ऑब्वियसली मतलब बैंकिंग तो एक जर्नी है जिसमें यू हैव टू कीप लर्निंग ईच एंड एवरी डे।
जरूरी चीज है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो अभी चलते हैं आपके इंटरव्यू फेज पे। तो आपने और यही एक इंटरव्यू दिया था या इससे पहले भी कोई इंटरव्यू दिया था? एक्चुअली मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने बताया, क्योंकि उसमें मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके। बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट वगैरह मैं दे नहीं पाया था, टाइम मेरे पास बहुत कम लिमिटेड था इसलिए। तो पहला तो मेरा कोई क्लियर ही नहीं हुआ। बाकी जब मैंने अच्छे से तैयारी की और खुद को पूरा टाइम दिया, तो मेरे प्री भी क्लियर हुए और इंटरव्यू भी मैंने दिया। और आरआरबी का इंटरव्यू, क्योंकि मतलब इस साल थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, बाकी सबसे पहले इंटरव्यू आरआरबी का ही होता है, तो हम्म। वो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। ओके, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा था। जो पैनल मेंबर्स थे, दे वर वेरी पोलाइट, एंड वो मतलब ऐसे डोमिनेटिंग वे में नहीं थे कि मतलब किसी को भी उनके सामने फंबल करना पड़े, कि हम मतलब घबरा जाए क्या बोले क्या नहीं बोले। बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी थे। और इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था, हमारे जो पैनल में आई गेस 5 से 6 मेंबर थे, और उनमें हम्म। एक लेडी मेंबर भी थे। और हमसे मतलब मुझसे चेयरमैन सर ने शुरुआत की, और एक एक करके लगभग हर पैनल मेंबर्स ने सवाल पूछे। और बीच में जिनको भी कुछ ऐड ऑन करना होता था क्वेश्चन में या मेरे आंसर में, वो भी बीच में ऐड ऑन कर रहे थे कि अच्छा, अगर आपका ये जवाब है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। और अच्छा। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो उन्होंने मतलब थ्रू आउट स्पेक्ट्रम क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत मेरी जर्नी के बारे में भी पूछा, दैट हाउ डिड यू ऑप्ट फॉर बैंकिंग व्हाइल यू हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स। हम्म। सो टीचिंग से इधर जंप करने का क्या सीन है, या फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से भी पूछ लिया, अच्छा हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कैसी क्वालिटीज है। और उसके अलावा बैंकिंग से तो क्वेश्चन ऑब्वियसली उन्होंने पूछे ही। जैसे एमएसएमई के बारे में उन्होंने पूछा, एनपीए के बारे में उन्होंने पूछा, और आरआरबी के बारे में पूछा कि मतलब जो भी वन स्टेट वन आरआरबी है, उनका आपको क्या लग रहा है, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इनके बारे में भी बात की गई थी। ओके, तो आपने बताया कि एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने टीचिंग से या फिर जो फिजिक्स में आपने एमए करी है, सॉरी, फिजिक्स में जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, वहां से टीचिंग से आपने बैंकिंग पे कैसे या क्यों जंप किया, तो उसका क्या आपने आंसर दिया था? मैम, जवाब बड़ा ही सिंपल था कि फिजिक्स में हमें प्रैक्टिकल रहना बताया जाता है, कि यू हैव टू बिलीव ईच एंड एवरीथिंग दैट इज प्रैक्टिकल इन योर वे। अगर हम्म। आप उसको प्रैक्टिकली होते हुए देख पा रहे हैं, देन यू हैव टू बिलीव इन नॉट। बैंकिंग में भी सेम है कि हम लोग फिजिक्स की तरह ही डेटा पे, फैक्ट्स पे बिलीव करके हम काम करते हैं। लाइक जब अब मैं बैंकिंग का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो भी मुझे पता चल रहा है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को, लोन को फाइनेंस करते हैं, तो हमें पता होता है कि उनका डेटा क्या है, उनके फैक्ट्स फिगर्स सारी चीजें हमें पता होती है। तब जाके हम प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाते हैं। तो वो मतलब एक तरीके से फिलोसफी की तरह नहीं है कि हम अपने सोच के बेस पे डिसीजन ले। प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जो हमारी कैपेबिलिटीज है, उसको फिजिक्स डेवलप करती है। और आई थिंक वो सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है, वो हर एक फील्ड में एप्लीकेबल होनी चाहिए। इसीलिए बैंकिंग में जंप करना थोड़ा ज्यादा आसान था और फिजिबल भी था, मतलब हर तरीके से। अच्छा आंसर था आपका। ओके, सो नाउ अभी आप बताइए, जब आपने इंटरव्यू दिया था तो इंटरव्यू के बाद आपको क्या लगा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब होप थी आपको उस टाइम पे? हाँ, मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू मतलब अच्छा गया है, क्योंकि आई थिंक एक क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया था, उसके अलावा हर क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था, और मुझे पता भी था कि उस क्वेश्चन का आंसर राइट है। बट मतलब मैं इस चीज के बारे में श्योर नहीं था कि मेरी टोन कैसी रही है, या जो मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है वो उन लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या इट मे बी पॉसिबल कि जो मेरे आंसर करने का तरीका है वो उनको अच्छा लगे ना लगे। इस चीज के बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल था। बाकी इस चीज में मैं श्योर था कि हाँ, मेरे को अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। मतलब इतने नहीं जितना मैंने मतलब सोचा था, उतने मेरे आए नहीं, उससे बहुत ज्यादा आए। बट हम्म। मतलब अच्छे नंबर सोचे थे मैंने। ओके, कितना स्कोर है आपका? मेरा आया 92 मार्क्स। मैंने 80 के अराउंड एक्सपेक्ट किए थे। 92 मार्क्स मैंने फाइनली अचीव किए थे उसमें। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप जो अपकमिंग बैंकर्स हैं, हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि इंटरव्यू में ये गलतियां नहीं करनी है जो कि आप नहीं करी है, दूसरे लोग यूजुअली करते हैं?
आई थिंक इंटरव्यू के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मल्टीपल सजेशंस लेने से बचना चाहिए। किसी भी ओके। चीज के बारे में आपको एक अप्रोच फिक्स्ड रखनी चाहिए। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से पूछोगे, सबके अलग अलग माइंडसेट होते हैं, सबके अलग अलग राय होती है। बेसिकली जो चीजें मैंने फॉलो की है वो फॉलो करके मेरे को 92 मार्क्स मिले हैं। हो सकता है किसी ने मेरे से और ज्यादा अच्छे मार्क्स अचीव किए हो, उनकी अप्रोच और अलग रही हो। तो बेसिकली हमें कंफ्यूज नहीं है, हमें अपने चीजों को कंसोलिडेट करना है इंटरव्यू से पहले, और एक फिक्स अपना पर्सपेक्टिव लेके चलना है कि इसी चीज पे मैं आंसर दूंगा। क्योंकि जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होता है। जैसे हम्म। जो क्वेश्चन आपने पूछा कि फिजिक्स से बैंकिंग में जंप करना है, वो मुझे लग ही रहा था, ऑब्वियस था कि हाँ वो पूछेंगे ही यार। आप ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी कर सकते थे, आपने पहले फिजिक्स में एमएससी की, फिर आप बैंकिंग में ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो चीज समझ में आने वाली होती है। तो उनके बारे में हमें फिक्स आंसर्स हमें पता होने चाहिए, और वो आंसर्स प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होने चाहिए कि हम कुछ भी जवाब दे रहे हैं, वैसे नहीं होने चाहिए। और दूसरा ये है कि अपने मतलब प्रेजेंटेशन पे भी हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए, अपने आंसर्स को कॉन्फिडेंट रखे, ताकि कि सामने वाले को भी समझने में आसानी हो और उन्हें पता चले कि आपका विजन है वो क्लियर है। आंसर सही होने के साथ ये भी बहुत जरूरी चीज है कि आप कितनी क्लैरिटी उसके बारे में रख रहे हो। सही आंसर देके भी अगर आप फंबल कर रहे हो कि यार मुझे श्योर नहीं है, या तो आप आंसर ना दे, दैट इज गुड। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा, तो आप सिंपली सॉरी बोल सकते हो कि सर मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। दैट वुड बी बेटर देन गोइंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, दैट आई वुड लाइक Yeah. टू सजेस्ट। So I think all of these tips will be helpful for the students now. So now let's move ahead to the real part of the life, like the life you're living right now. कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ड्रीम कम ट्रू, जो मैं सोच रहा था वो चीज आज मैं जी पा रहा हूँ। एंड आई एम फीलिंग रियली रियली नाइस, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो चीज मैं अभी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। दैट इज वेरी नाइस। ओके। सो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया फाइनली? मेरी फैमिली का रिएक्शन वैसे उनको काफी हद तक पता था, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समथिंग, तो आपके घर वालों को सबसे ज्यादा पता होता है कि आप उस चीज के लिए कितना डेस्परेट हो, कितना ज्यादा सीरियस हो। तो उनको बेसिकली रिजल्ट का पहले से आइडिया था, बट मेरी खुशी को देख के वो बहुत ज्यादा खुश थे। बहुत ज्यादा उनको मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। और मेरे पापा भी बहुत ज्यादा खुश थे जब ये रिजल्ट आया। और मेरे लिए ये ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि गांव में रह के एक गवर्नमेंट जॉब पाना अलग बात है, लेकिन मैं अपने आसपास के 4-5 गांव में फर्स्ट बैंकर था, एंड दैट टू एन ऑफिसर। तो वो सबके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी, फॉर इवन एंटायर माई विलेज। तो सबके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात थी। वाह, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई होंगी। हाँ ऑब्वियसली। वही। तो अभी सब लोग बहुत प्राउड है आप पर। यस मैम, सब बहुत प्राउड है। और सबको गांव में, क्योंकि हम लोग एक फैमिली की तरह ही रहते हैं, तो सबको ये लगता है कि हाँ मेरी फैमिली से कोई बैंक में काम कर रहा है। मतलब जो डेस्क के उस साइड से इस साइड, और जनरली क्योंकि हमारे मैं सेम स्टेट में पोस्टेड हूँ, और हमारे जो ब्रांचेस होती है ऑब्वियसली हमारे गांव के आसपास भी है, तो वो लोग पहले से उस चीज को जानते हैं। और हमारी क्योंकि आरआर भी है, वो ज्यादातर गांव के लोगों से ही डील करती है, तो वो जानते हैं कि मतलब वहां पे होना क्या होता है। डेस्क के उस साइड अगर हमारा कोई बंदा है तो वो मतलब अच्छा, उनको काफी अच्छा फील होता है। ओके, तो अभी बात करते हैं कि ऑफिस टाइमिंग्स कैसी रहती हैं आपकी? हाँ, ऑफिस टाइमिंग्स काफी अच्छी रहती है। और आई थिंक ये डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच। हम्म। आरआरबीज में भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जहाँ पे आपको काम ज्यादा रहता है, तो उस ब्रांच की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई बार आपको लेट तक भी काम करना पड़ता है। बट मोस्टली ब्रांचेस में सही टाइमिंग है, और आप लगभग जल्दी फ्री हो जाते हो, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता। ओके, तो अगर आप अप्रोक्सीमेट टाइमिंग्स बताओगे तो ज्वाइनिंग और डिपार्चर की क्या होती है, मतलब सुबह और शाम की? तो भाई आपको लगभग आई थिंक 9:40 तक प्रिपेयर रहना चाहिए अपनी सर्विस को लेके, कि अब अगर 9:45 के बाद में अगर कोई सर्वर कोई भी कस्टमर आए तो आप सर्व करने के लिए रेडी रहे।
और ओके। उसके बाद में आपको लगभग 4 बजे तक जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस रन करनी ही है, मतलब तब तक आपका कैश भी डिपॉजिट होना है और मतलब जो भी ऑपरेशनल वर्क है वो होना है। और बाकी लगभग 5 से 6 बजे तक आप रैप अप कर सकते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, और जो क्लर्क होता है उसके लिए भी सेम चीज होती है? क्लर्क्स थोड़े जल्दी फ्री हो सकते हैं क्योंकि ऑपरेशंस का काम एक बार फ्री होने के बाद उनके पास ऐसा काम नहीं रहता, बट टॉकिंग अबाउट अ पीयू यू हैव टू लुक एट योर एडवांसेस एंड लोन सेगमेंट एज वेल, सो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं तो 5 बजे आप डिपार्चर हो सकता है आपका? हाँ, लगभग 5 बजे तक आप अपना जो भी काम पेंडिंग है, क्योंकि आपको कैश के अलावा थोड़ा बहुत और भी काम देखना होता है, जैसे सिग्नेचर्स वगैरह है, वो सारी चीजें देखनी होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बाकी हाँ, आप जल्दी फ्री हो सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप बोल सकते हैं कि आप वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। हाँ, आरआरबी में सॉर्ट ऑफ अच्छा ही था। ओके, सो नाउ आई लाइक टू आस्क यू, आपको क्या बेनिफिट्स और अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं आरआरबीज में? बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस काफी अच्छे हैं। इवन इन प्रोबेशन यू गेट मोस्ट ऑफ द अलाउंसेस, लाइक आपको डेपुटेशन पे जब भी आप जाते हो कभी भी, और जो कि मोस्टली केसेस में रहता ही है, आपको आसपास के ब्रांचेस में जाना होता है, उस केस में आपको 1800 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा मतलब एज एन अलाउंस मिलता है। और ट्रेवल के लिए आपको बाइक का या फिर बस से, जैसे भी आप ट्रेवल कर रहे हो जिस भी मीडियम से, का रिम्बर्समेंट मिलता है आपको। आपको पेट्रोल के लिए अलग से मंथली पैसे मिलते हैं। और न्यूज़पेपर अलाउंस आपका रहता है। आप मतलब मोबाइल फोन के लिए आपको बिल भरने की जरूरत नहीं है, वो बैंक बैंक विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स। सो ऐसी चीजें हैं, काफी सारे अलाउंसेस रहते हैं। मतलब अगर आप सैलरी के अलावा देखें तो लगभग 6-7 हज़ार रुपये इजीली आपके एक्स्ट्रा बन ही जाते हैं उसके बाद भी। ओके, तो आप जरा बात करते हैं आपको सैलरी कितनी मिल रही है इस टाइम पे? Yeah, gross salary right now is around 83,000 rupees, and net it comes to around 77,000, 77,500, like that. ओह, दैट्स ग्रेट। अच्छा। Yeah, that's a good pay. हाँ, दैट्स रियली अ गुड पे, क्योंकि प्रोबेशन के टाइम पे बहुत सारी जगह ऐसा भी होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो तो प्रोबेशन टाइम में तो बहुत ही कम मिलता है, स्टाइपेंड ही मिलता है। और अगर गवर्नमेंट में भी बात करो तो सैलरी कम तो हो ही जाती है, लेकिन आई गेस बैंकिंग इज होती द है। ओनली सेक्टर जहाँ पे आपको प्रोबेशन टाइम पे भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ऑब्वियसली मैम, बहुत सैलरी के पर्सपेक्टिव से काफी साउंड जॉब है, अच्छी जॉब है। एंड अदर थिंग इज दैट कि आप क्योंकि बैंकिंग इकोसिस्टम में होते हैं, तो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प मिलती है। मतलब जब आप एक बार प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लोन्स बहुत ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस में आपको मिल रहे होते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा मतलब हेल्पफुल चीज है। और दूसरा, आप जब बैंक की जॉब करते हो तो आप गवर्नमेंट इकोसिस्टम के साथ बहुत ज्यादा जुड़ते हो। मतलब जैसे जब स्पेशली टॉकिंग अबाउट आरआरबी, जब आप आरआरबी में काम करोगे तो जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स है, उसके साथ में आपकी जो काम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको उनके बारे में भी काफी चीजें जानने को मिलती है कि कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है। ये भी आपके एक नॉलेज में मतलब एड ऑन करते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज है। ओके, सो मैंने ना लीव्स के बारे में कुछ सुना था कि लीव्स आपको भी इस टाइम पे मिलती है प्रोबेशन पीरियड में? हाँ, लीव्स अगर देखा जाए तो कैजुअल लीव्स होती है, वो मंथली एक एक ऐड होती रहती है। जो पीएल होती है वो हमारी आई थिंक 1 साल बाद से मिलना शुरू होती है, जो प्रिविलेज लीव्स होती है वो। और बाकी मेडिकल लीव्स हमारे पास रहती है, 7.5 फुल पेड मेडिकल लीव्स जो होती है। ओके, तो अभी सपोज मैंने बोला कि मेरी रैंडमली आज तबीयत खराब हो गई और मैं आज नहीं जा पा रही हूँ ऑफिस में, तो इस टाइम हाँ, पे अगर मैं नहीं गई तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर ठीक है कि मैं अभी टेक्स्ट कर दूं, या फिर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मुझे लीव इन्फॉर्म करनी कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी? आई थिंक अगर कैजुअल लीव है तो आप अपने ब्रांच मैनेजर को इंटीमेट कर सकते हैं। ईमेल आप भेज सकते हैं उनको। ईमेल काफी ज्यादा रिलायबल है, बिकॉज ईमेल पे ही ज्यादातर हम लोगों का काम चलता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन। तो ईमेल आप ब्रांच मैनेजर को कर सकते हैं। और उसके बाद में लगभग हर बैंक में अपना सॉफ्टवेयर है एचआरएम के लिए, तो उसके थ्रू आप प्रॉपरली मतलब
लीव रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पे मैं नहीं आ पाया था इस रीजन की वजह से, एंड यू कैन फॉरवर्ड दैट लीव टू योर ब्रांच मैनेजर और एनी अदर सैंक्शनिंग अथॉरिटी डिपेंडिंग ऑन बैंक। तो फिर वो आपकी लीव अप्रूव करते हैं। तो दैट इज द प्रोसीजर। बट ऐसा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं एक वीक बाद में बीमार होने वाला हूँ, तो पहले लीव लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप कर सकते हो। ओके, तो ये काफी सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सैलरी में से कहीं डिडक्शन ना हो जाए या ऐसा कुछ। नहीं नहीं, डिडक्शंस उस केस में होते हैं जब आप मतलब या तो आपके पास कैजुअल लीव्स भी नहीं बची है, आपके पास मेडिकल लीव नहीं है इन केस अगर आप मेडिकल कंडीशन पे हो तो, और पीएल भी आपके पास नहीं बची है, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एलडब्ल्यूपी, दैट इज लीव विदाउट पे और लॉस ऑफ पे, वी कैन कॉल इट। वो भी एक ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक कि उसके लिए जाना चाहिए जनरली। ओके, तो मैंने एक ऑप्शन सुना था जिसमें ऐसा कुछ होता है कि बहुत सारी लीव्स हैं आपकी, अगर आप उन लीव्स को यूज नहीं करोगे तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आप बाद में उन्हें इन द फॉर्म ऑफ कैश कन्वर्ट करा सकते हैं। ऐसी लीव्स होती हैं आरआरबी कोर्स, से। जो प्रिविलेज लीव्स होती है उनका इनकैशमेंट किया जा सकता है, आप उनको इनकैश करवा सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ कि जितनी भी टाइप की लीव्स होती हैं उनमें से मैक्सिमम, मतलब लगातार अगर मैं बोलूँ कि मुझे सपोज एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, तो ऐसे मैक्सिमम कितने दिन की ली जा सकती है? आई थिंक प्रिविलेज लीव 10 डेज से ज्यादा की नहीं ले सकते, डिपेंडिंग ऑन बैंक पॉलिसीज। अगर डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट पॉलिसीज होती है, बट आई थिंक 10 दिन से ज्यादा आप रेगुलर एब्सेंट नहीं रह पाओगे, मतलब नॉर्मल केसेस में। बाकी अगर बैंक को आपने इन्फॉर्म कर रखा है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, सो दैट इज टोटली डिफरेंट केस। ओके, तो ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं आरआरबी ज्वाइन करने के बाद? आई थिंक फर्स्ट जो चेंज आया है वो ये है कि कई बार लोगों को लगता है कि जॉब करना प्रेशर होता है, ये होता है वो, सब चीजें अच्छी है, बट बीइंग अनएम्प्लॉयड इज really depressing. So you come out of that thing, you are not depressed at all, and the other thing that you get good reputation in your society as well as the place where you are working. Because अगर आप देखेंगे शहरों में, आई डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन, बट गांव में एज अ बैंकर आप मैनेजर साहब हो, आप you get a good amount of respect from the people even older than you। लोग आपसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, आपकी बात में एक वेटेज भी ऐड हो जाता है कि आप जो कहेंगे उसके पीछे लोग भरोसा करेंगे, हाँ इन्होंने ऐसा बोला है तो दिस मस्ट बी ट्रू। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। दूसरा, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हो तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, विच इज अ गुड थिंग। आपने जो चीजें अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे सोची है कि मेरे को ये करना है, दिस इज माय चेकलिस्ट, मुझे ये चीजें करनी है, वो भी आप ग्रेजुअली धीरे धीरे कर पाओगे। सो दैट्स अ बिग चेंज चेंज आई फील। तो आपने अभी कुछ चेकलिस्ट में टिक ऑफ किए हैं? या मैं पिछले साल आई थिंक दिवाली पे मैं सोच रहा था, जब तक आई थिंक हमारा मेंस सॉरी इंटरव्यू नहीं हुआ था, दिवाली पे मैं सोच रहा था कि यार इट वुड बी ग्रेट इफ आई कैन गिफ्ट अ कार टू माय फादर नेक्स्ट ईयर, और वो मैंने अब तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने मतलब ठीक है ऑब्वियसली ईएमआई भरनी है, बट बहुत अच्छा लगा कि इस बार मेरे पापा की जो कार है वो मैं लेके आया हूँ, सो इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। वाह, आपके पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे आप पर। ऑब्वियसली आई होप सो कि बहुत ज्यादा प्राउड फील करे वो, और मैं भी और अच्छा कर पाऊँ आगे लाइफ में, कि उनको और ज्यादा प्राउड फील होता ही रहे हमेशा। बिल्कुल होगा। ओके, सो द लास्ट पार्ट, आप एस्पिरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो कि इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में है? बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड होंगे, बहुत सारे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होंगे क्योंकि अभी तक शायद इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो आप उन्हें कुछ बोलना चाहोगे? Yes, I think in one line I would like to say that it won't happen in one day, बट वन डे इट विल डेफिनेटली हैपन। आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपकी अभी तक प्रिपरेशन कम रही हो, बट देर इज नथिंग कि आपको अपने आप पे मतलब सवाल खड़ा करना पड़े। ऑफ कोर्स सेल्फ क्वेश्चनिंग अच्छी चीज है, आप अपने आप को एग्जामिन करते रहे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे, दैट इज अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, बिकॉज
it is only you who have to do anything for yourself, because आपके अलावा आपके लिए कोई और आपका काम नहीं करेगा। तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, बट अपने आप पे भरोसा भी रखिए, बिकॉज आप ही है जो कर सकते हैं ये काम। अगर आप नहीं कर सकते होते तो आई थिंक आप उस रास्ते पे होते ही नहीं। खुद पे ट्रस्ट कीजिए, अपने टीचर्स पे, अपने मेंटर्स पे ट्रस्ट कीजिए, एंड बस ये सोचिए कि उसके बाद क्या होना है, पहले के बारे में सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। बस हमें करना है, ये होना चाहिए दिल में। आपने सही में बहुत अच्छा कहा, क्योंकि एक्चुअल में सेल्फ डाउट ऑलमोस्ट किल्स अ पर्सन। या और इस टाइम पे अभी सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है सही में, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना कि क्या हम भी अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स इस तरह से आ जाती है कि कभी कभी उन्हें टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली मैम, अगर मैं जॉब के इस साइड से बात कर रहा हूँ कि हाँ मेरा हो चुका है, तो शायद मैं कई बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोलूंगा। बट अगर मैं एक एस्पिरेंट की साइड से देखूँ तो ये चीज भी कहीं ना कहीं रहती है कि अगर मैं, मेरा कल एग्जाम है और मैं आज मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, उसमें मेरे परसेंटाइल लेट्स से इज अराउंड 65 63, तो हो सकता है मैं बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाऊं। बट आई थिंक ये एक एंटायर जर्नी है, दिस इज नॉट जस्ट अ स्टेप, this is an entire staircase where you have to climb step by step। आपको पता होना चाहिए कि मैं, हाँ ठीक है, आज हो सकता है आज हमारा दिन अच्छा नहीं गया होगा, बाकी मैंने बहुत अच्छा भी स्कोर कर रखा है। आपको अपने पास्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि हाँ मैंने कितनी मेहनत की है। सो जो आप करते हो एग्जाम में, वो आपकी एक दिन की मेहनत नहीं है, तो हम्म। उसको एक दिन को डिसाइड भी करने नहीं देना चाहिए, आपके पूरे साल की मेहनत है। तो उस पे आपको ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, और अपने आप को एटलीस्ट एग्जाम से पहले प्लीज कीप योर सेल्फ हाईली मोटिवेटेड, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मोटिवेशन से मतलब उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और इंटरव्यू भी उसी में से एक है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप पॉजिटिव नहीं हो, आपने पहले से ही सोच लिया है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इट कैन टेक अ टोल ऑन यू। या ओके, सो डोंट डाउट योरसेल्फ, यू कैन डू इट। बिल्कुल, हाँ डाउट भी करना है, अपने आप पे प्राउड भी करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट भी करना है। और दूसरी चीज है कि मेंटेन अ गुड स्टेटस फॉर योरसेल्फ। अपने आप पे वही कॉन्फिडेंस रखिए जो आपको जॉब के बाद में आने वाला है। और दूसरा एक चीज मैं एक और एड ऑन करना चाहूंगा कि अब प्रीलिम्स आई गेस स्टार्ट होने वाले हैं शायद, हो तो चुके हैं। प्रीलिम्स में और मेंस में प्लीज हम्म। मेंटेन हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का ध्यान रखें, और कोशिश कीजिए कि जितने करें सही करें, बिकॉज क्योंकि आपका सिलेक्शन सही से होने वाला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से नहीं होने वाला। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करता है, पर इतना नहीं कि आप अपनी एक्यूरेसी गवा दीजिए। एक्यूरेट रहिए, और आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड। Yeah, okay. So thank you so much, Gopal. It was a really nice meeting with you. एंड आई होप एस्पिरेंट्स को बहुत सारी नई नई चीजें आज आपसे सीखने के लिए मिली होंगी, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जो कि वो अपनी जर्नी में बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट मैम, मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे लोग जो आपका ये सेशन देखेंगे, नेक्स्ट टाइम वो भी आपके साथ में बैठे होंगे, ऐसे ही बात कर रहे होंगे और बता रहे होंगे अपनी अपनी जर्नी के बारे में। और अ, मैं तो बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ जो हमारे फ्यूचर कलीग्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विद ओपन हार्ट आप सब लोगों का वेलकम है एडवांस में ही। आप हमें ज्वाइन कीजिए, एंड विल बी वेरी हैप्पी। या ओके, सो थैंक यू सो मच, गोपाल। इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। आप कब आ रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना।